Hi guys, welcome to our YT session. So this is second part of PYQ series. In this video, I try to cover all legal entrance exam PYQs, and if you are looking forward to study with us, so you can stay tuned with this channel. We will provide you complete course for your legal entrance exam, or in this case you are new, so please subscribe for upcoming lecture videos, and you can follow us on Instagram. Check it out, link in the description box. So let's we start. So मैंने जो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं उनके आंसर्स मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको थोड़ा इजी पड़ जाए. बाकी इन वीडियोस में हमारा मोटिव बस इतना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये समझ सकें कि DU या कोई भी लीगल लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है या कौन से टॉपिक हमारे लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, हमें जहाँ से पढ़ना चाहिए. ओके, सो टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है जिस साल में, तो वो टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन गया, या कुछ सालों से बहुत इसी टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या ये टॉपिक हमारे जनरल नॉलेज को थोड़ा सा इनहेंस करता है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने ज़्यादातर इसमें इंक्लूड किए हुए हैं. और इन वीडियोज़ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे. मैंने कुछ कमिटीज़ के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हुए हैं. सो लेट्स वी स्टार्ट. According to the Constitution, the correct description of India is, so इसका आंसर है इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. सो ये लाइन अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की हुई है और इसको ही प्रियम्बल में भी डिफाइन किया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट की इसमें स्ट्रेंथ पूछी हुई है. सो आपको 33+1, मैंने जब याद किया था तो मैंने भी ऐसे ही याद किया कि 33+1, बस इस तरीके से अभी याद करें कि 33 जजेस होते हैं और आपका एक CGI होता है. तो जो अभी CGI, जो न्यू CGI अपॉइंट किए हैं, अगर आपको उन CGI का नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन है वो CGI. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जीरो हार स्टार्ट इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन हार एंड लास्ट until agenda of the day is taken up. What is the duration of zero hour? So इसमें जीरो हार की ड्यूरेशन पूछी हुई है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जीरो हार को डिफाइन नहीं किया हुआ है कि वहाँ उसकी ड्यूरेशन को डिफाइन नहीं किया हुआ है. सो इसका आंसर हो जाएगा नॉट स्पेसिफाइड. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हैज़ इमर्ज्ड एज ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम द राइट टू. सो राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किस फंडामेंटल राइट में इमर्ज किया हुआ है? सो ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 में ऐड है. सो आप लोगों को पता ही होगा कि 21 जो हमारा आर्टिकल है वो बहुत ही ब्रॉड बन चुका है. अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे. तो मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि आर्टिकल 21 में किस किस लैंडमार्क जजमेंट से कौन कौन से आपके राइट इसमें इंक्लूड हुए हैं. यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड. सो यूनियन जो बजट है वो कहाँ पे पहले प्रेजेंट किया जाता है? तो बिफोर लोकसभा, सबसे पहले लोकसभा में ये प्रेजेंट होता है. सो ए पर्सन कैन डायरेक्टली फिल ए रिट पिटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल से रिट पिटिशन फिल कर सकते हैं, हमें कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम रिट पिटिशन फिल कर सके. सो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फिल करने के लिए रिट जुरिडिक्शन की जो पावर हमें मिलती है वो 32 अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है. और अगर हाई कोर्ट का पूछा जाए कि हाई कोर्ट में हमें कहाँ किस आर्टिकल में रिट पिटिशन फिल करने की फ्रीडम मिलती है, सो उसमें हमें ये पावर आर्टिकल अंडर 226 में हमें ये पावर मिलती है. विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंटल लॉ इन द कंट्री. सो इसमें कमिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो कमिटीज़ में सीधा सा याद करना है कि ये कमिटीज़ किस बिहार पे बनी थी या किस टॉपिक पे से रिलेटेड ये कमेटी थी. तो सुब्रमण्यम कमेटी थी एनवायरमेंटल लॉ पे. तो इन्होंने एनवायरमेंटल जो लॉ थे उनको रिव्यू किया था और अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी थी. The landmark judgment of the Supreme Court in Keshavanandana Bharti case versus State of Kerala is related to which of the following topics? So
जो हमारा लैंडमार्क जजमेंट था केशवानंदन भारती केस, वो किस टॉपिक से रिलेटेड था। तो हम जब भी लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे तो हमें उन जजमेंट का नाम याद रखना है और किस टॉपिक से वो रिलेटेड थे वो ही याद रखना है। तो आपको केशवानंदन भारती केस किस टॉपिक से रिलेटेड था, फंडामेंटल राइट से, आपको ये याद होना चाहिए। और सेकंड फैक्ट आपको पता होगा कि जो केशवानंदन भारती केस था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट जिस लैंडमार्क जजमेंट में रिवील हुआ था, जिस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिफाइन किया था, वो केशवानंदन भारती केस था। The Inter-State Council has been constituted and based on the recommendation of, so जो इंटर स्टेट काउंसिल थी, फिर से वो कमेटी वाला क्वेश्चन आ गया। तो इंटर स्टेट जो काउंसिल है हमारी, वो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे बेस बनी थी, तो इसमें सरकारिया कमीशन के बेस पे वो बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंस बिल एंड एक्ट। सो बिल और एक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। सो ऑल एक्ट आर बिल्स बिफोर बिकमिंग एन एक्ट। सो जब भी एक्ट हमारा कोई बनता है तो उसका फर्स्ट स्टेज ही बिल होता है। जब पार्लियामेंट में हमें कोई एक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में हमें एक बिल पेश करना होता है। जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है वो बिल होती है, और जैसे ही बिल पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों की जब असेंट मिल जाती है तब जाके वो हमारा एक्ट बन जाता है। सो जब मैं पार्लियामेंट वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा, इन तीनों की असेंट हमें चाहिए होती है एक बिल को एक्ट बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हियर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स, सो इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मीन्स पूछा हुआ है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स सिंप्लीफाई, एक लाइन में उसको डिफाइन कर दिया गया है कि इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है अंडर आर्टिकल 129, सो जिसमें वो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। In which of the following state is India? In India a uniform code is in force. So इसमें ना आपको अंडर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा हुआ है। तो अभी तक हमारे सिर्फ एक ही स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया हुआ है जो गोवा है जिसका आंसर। तो ये अंडर आर्टिकल 44 में ये आता है। सो आपको ये याद रखना है कि इसका आंसर गोवा है। जो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक ही स्टेट में एप्लीकेबल है अभी करंटली, वो है गोवा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर शैल एक्सीड % ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। सो इसमें पूछा गया है जो नंबर ऑफ मिनिस्टर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम जिसको बोलते हैं, उसमें कितना % मेंबर इंक्लूड हो सकते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। सो 15% हम मेंबर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम ऐड कर सकते हैं। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ है। सो फ्री लीगल एड फॉर एन एक्यूज इज, सो फ्री लीगल एड का मतलब है कि जिन लोगों के पास में पैसे नहीं है या जो लॉयर को हायर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट फ्री लीगल एड का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कि उन्हें एक फ्री का लॉयर, उन्हें एक एडवाइज़र या एक लॉयर उन्हें देती है कि ताकि वो उनके बिहाफ पे वो लॉयर केस लड़े। तो फ्री लीगल एड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइन किया हुआ है। मे बी लॉ ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट। सो ये सिंपल क्वेश्चन है कि स्टेट का नाम कौन ऑल्टर कर सकता है, ये पावर किसको मिली हुई है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पावर पार्लियामेंट को मिली हुई है। पार्लियामेंट का मतलब प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों इंक्लूड है पार्लियामेंट में। तीनों की असेंट जब मिलेगी, जब बिल पेश होगा, उस बिल पे जब तीनों की असेंट हो जाएगी, उसके बाद में ही किसी भी स्टेट का नाम चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पोस्ट मेंशन की गई हैं, प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, CJI की, अटॉर्नी जनरल की, और स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की। सो ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो मेंशन नहीं है। सो आपको इसका आंसर याद रखना है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कोई मेंशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। विच इंडियन लैंग्वेज इज गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कभी, तो उस टाइम पे नई
एक क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई होगी जिसका नाम है तेलुगु। तो अब टोटल करंट में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है जो आपको याद रखनी है। तो संस्कृत भी इसमें है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। तो आपको मैं वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें 6 अपनी क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, और ये करंट में भी पूछ लिया जाता है। कोई अगर क्लासिकल लैंग्वेज कोई न्यू ऐड होती है तो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है ही, क्योंकि हमारे जो लैंग्वेज है वो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज कितनी है, वो 22 लैंग्वेज है। तो वो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में रखा है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI इज ए, सो आपको पता होगा राइट बहुत सारे होते हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया, स्टैच्यूटरी राइट हो गया। सो फंडामेंटल राइट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, वो टोटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में अदर राइट्स हैं जैसे फ्री लीगल एड वगैरह है, ये हमें कौन से राइट है या वो कौन सा राइट हम बोलेंगे, हम इसका क्या नाम होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट होगा। और किसी एक्ट को पास करके या किसी लॉ के थ्रू हमें कोई राइट दिया जाता है, जैसे कि इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब पास हुआ था तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारे पास में जो राइट आया वो कौन सा राइट हो गया, वो स्टैच्यूटरी राइट हो गया। क्योंकि स्टैच्यूटरी का मीन्स ही है कि किसी लॉ से रिलेटेड या किसी एक्ट से हमें कोई चीज़ या कोई राइट हमें कोई अक्कर हो रहा है, कोई हमें मिल रहा है, तो वो स्टैच्यूटरी राइट हो गया। Which of the following committees has recommended measure for banning and controlling ragging in educational establishments in India? So इसमें सिंपली एक कमेटी का नाम पूछा हुआ है कि जो हमारे बैनिंग और कंट्रोलिंग रैगिंग को बैन करने और उसको कंट्रोल करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, तो इनमें बच्चों के साथ में रैगिंग होती है। तो उस रैगिंग को बैन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रिकमेंडेशन मांगी गई थी, वो उस रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी का नाम क्या था, कौन सी कमेटी वहाँ पे उस टाइम पे कंडक्ट कराई गई थी। सो राघवन कमेटी, आपको याद रखना है कि वो ये रैगिंग के से रिलेटेड थी, रैगिंग को कंट्रोल करना, उसको बैनिंग करने से उसमें उससे रिकमेंडेशन मांगी हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर हाउ मैनी टाइप ऑफ इमरजेंसी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 टाइप की इमरजेंसीज हमें प्रोवाइड की गई हैं, या 3 टाइप की इमरजेंसीज का जो डिस्कशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। नेशनल इमरजेंसीज, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसीज 3 बार लग चुकी हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे, और एक बार चाइना के वॉर के टाइम पे, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था, तब भी एक बार अपनी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है, ये तो मोर देन 100+ है इनका काउंट तो। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी इमरजेंसी जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी हुई है। तो एक बार ड्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं लगी है। सो आपका उसका आंसर करेक्ट वहाँ पे यही करना था कि हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो एक बार भी अभी तक नहीं लगी है। जो अभी आपने करंट में देखा होगा तो पाकिस्तान में भी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला टॉपिक आया था, और श्रीलंका ने भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को से रिलेटेड वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हमारे इंडिया में अभी तक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, या अभी तक लगी भी नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पे वीडियो से रिलेटेड अपडेट देते हैं। बाकी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जो आता है लीगल का, हम वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगी। सो थैंक यू